के दिल में दिल्ली देख लो चाहे हिमाचल देख लो, सबकी हालत एक बराबर हो रही है। सभी के सभी डूबने के कगार पे आ चुके हैं। यमुना नदी का पानी अब तक के सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे है। पिछले 40 सालों के अंदर दिल्ली को इस साल सबसे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ा। दिल्ली के साथ में और भी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो डूबने के कगार पे आ चुके हैं। हजारों लोगों को अपने घरों से शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको सेफ रखा जाए। हर साल जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो किसी न किसी स्टेट की यही हालत हो जाती है। 2005 के अंदर मुंबई, 2015 के अंदर चेन्नई, 2020 के अंदर हैदराबाद और 2022 के अंदर बेंगलुरु। अगर आप इन सबको गौर से देखो तो हर बार की स्टोरी एकदम बिल्कुल सिमिलर सी होती है। हर बार रेनी सीजन के अंदर कहीं ना कहीं बाढ़ देखने को मिलती है। ये खबर सुनने को मिलती है कि कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग रेस्क्यू किए गए हैं और कई लोग मर भी चुके हैं। बट क्या आप जानते हैं कि इस कारण की वजह से भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी होता है? तो चलिए जानते हैं आज इंडिया की इसी एक प्रॉब्लम के बारे में और जानते हैं कि इन सब का कारण क्या है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ के अंदर अक्सर फ्लडिंग होती ही रहती है, पर अगर कोई चीज बार बार रिपीटेशन में हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। अब कहने को तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर ह्यूमंस का भी हाथ है इस चीज को बढ़ाने के लिए। 9 जुलाई 2022 हैवी रेन की वजह से कम भी 14 लैंडस्लाइड्स हुए और जिसके साथ में रेड अलर्ट को भी जारी कर दिया गया। 7 लोगों के मरने की खबर आई और 250 से ज्यादा लोग अपनी जगहों से बिछड़ गए। 700 से ज्यादा रोड ब्लॉक्स हो चुकी हैं और ये कहानी सिर्फ हिमाचल की ही नहीं है, उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिला। लैंडस्लाइड की वजह से 195 रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर देहरादून की बात करी जाए तो देहरादून के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और वहां पे लोगों को बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया। पूरे नॉर्थ के अंदर इस प्रॉब्लम का रीजन हाई रेन को बताया जाता है, बट क्या आपको लगता है ये सिर्फ इकलौता रीजन है इस चीज का? अगर ऊपर से देखा जाए तो हाँ, ये बात सच है कि हैवी रेनफॉल की वजह से ये सब होता है, बट क्या ये पूरा सच है? क्या गैर तरीके से बनाए हुए घर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ प्लानिंग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार लगती है? मेजरली पहाड़ी रीजन्स के अंदर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 3 वजह से देखा जाता है। इसका पहला रीजन है बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जिसके कारण बारिश बहुत खतरनाक और कम समय के लिए होती है। सेकंड पे आता है पिघलते हुए ग्लेशियर्स। पिघलते हुए ग्लेशियर्स नदियों का पानी अपने स्तर से ऊपर कर देते हैं। और तीसरे पे आते हैं बिना सोचे समझे बनाई गई नदियों के किनारे डेवलपमेंट्स, जो आगे चल के डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बिहार और आसाम की बात करें तो यहाँ पे हर साल फ्लड्स आते हैं, बट कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे नदियों के किनारे काफी सारे घर बने हुए हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कभी कोई एक्शन लेती ही नहीं है। ये फ्लडिंग्स और लैंडस्लाइड्स ये भारत की इकोनॉमी को भी बहुत हद तक डाउन कर देता है। हर साल इन फ्लड्स की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है और एक रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि भारत के अंदर ओवरऑल जितने भी टोटल डिजास्टर होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा तो सिर्फ फ्लड की वजह से होते हैं। जब हर साल इन फ्लड्स की वजह से हम इतने सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं तो आपको नहीं लगता हमें इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए? हमें कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि इन फ्लड्स को कम किया जाए, जिनसे कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे लोगों की और तो और हमारी इकोनॉमिकली भी हेल्प हो। बारिश में सिर्फ फ्लड्स ही नहीं आती हैं, लोगों के घर ढह जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है और भी ऐसी बहुत सी चीज जिन पे शायद कोई ध्यान ही नहीं देता है। यानी कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी एनवायरनमेंट के साथ साथ में हमारी इकोनॉमी पे भी होता है। अब ये तो चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि मॉनसून जो सीजन्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हो गए हैं। इन दिनों में बारिश कुछ समय के लिए होती है और जब होती है तो फ्लड जैसी सिचुएशंस को क्रिएट कर देती है। और साइंटिस्ट की माने तो फ्यूचर के अंदर ये और ज्यादा इरेगुलर होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि महीने के सिर्फ कुछ ही दिन बारिश होगी, बट जब बारिश होगी तो वो इतनी खतरनाक होगी कि लोगों के घर डूब जाया करेंगे। यानी एक तरह से बोला जाए तो बारिश नहीं, वो एक तरह से बादल फटने जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देंगी। बादल फटना तो आप जानते ही होंगे, आज भी भारत के कई शहरों में आपने ये बात सुनी होगी कि वहां पे बादल फट गए, वहां पे बाढ़ आ गई है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आगे रेगुलरली देखने को मिलेगी। जैसे कि 2005 के अंदर मुंबई में जो बारिश हुई थी, वैसे ही सिचुएशन बन जाएगी आगे बारिश की। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये फ्लड्स होते ही क्यों हैं, आखिर इन फ्लड्स के पीछे का कारण ही क्या है। अगर हम इस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म टाइम के लिए सुलझाना चाहते हैं तो हमें इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये बात कई हद तक सही है कि फ्लडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई भारत के लिए नई बात नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र में
अक्सर ये देखने को मिलती है, जिसकी वजह से नदियों के किनारों पे भी फर्टिलिटी काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। बट अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलपमेंट जिसे बिना सोचे समझे नदियों के किनारे बना दिया जाता है, जो कि बाद में एक डिजास्टर का रूप ले लेता है। आपने वियतनाम का तो नाम सुना ही होगा। भारत की तरह वियतनाम के अंदर भी हर साल बारिश होती है, लेकिन कभी भी आप अगर वियतनाम में जाओगे या फिर इनफैक्ट अभी भी अगर आप गूगल करके वियतनाम को देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसके पीछे का कारण है कि उनके शहर वेल प्लान्ड हैं। देखिए, भारत को डेवलपमेंट की तो जरूरत है, ये बात तो आप सब जानते हैं, बट ये डेवलपमेंट अगर एक प्लानिंग के साथ हो, एक एफिशिएंसी के साथ में हो, तो ये चीज ज्यादा अच्छी होगी। अब इस बात को जरा जान लेते हैं कि बुरी प्लानिंग से शहरों को क्या फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट के कारण पूरा का पूरा शहर कंक्रीट से भर जाता है और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण बारिश का जो पानी है, एक्सेस वाटर है, वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है और एज अ रिजल्टेंट फ्लड्स देखने को मिलती हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाले या नदी के किनारों के पास में स्लम एरियाज डेवलप हो जाते हैं और वो अपना सारा का सारा कचरा वहीं पे डंप कर देते हैं। कचरे से क्लॉटिंग और पोल्यूशन होता है, जो कि बाद में जाके हमारे ओशन से मिक्स हो जाता है। आपने मुंबई की मीठी नदी के बारे में तो सुना होगा, उसके आसपास भी स्लम्स बने हुए हैं, जो कि अपना सारा का सारा कचरा वहीं पे डालते हैं और जिसके कारण नदियां चौक हो जाती हैं और बारिश के टाइम पे इसी नदी का पानी चौक होने की वजह से अपने वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है और बाढ़ जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें स्लम्स में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, उन्हें यह चीज समझानी पड़ेगी कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना है। अच्छी तरह से सफाई ना होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हें ही होता है। ये चीज हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है। अगर इंदौर जैसे शहर अपने प्रॉपर प्लानिंग की वजह से अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा बना सकते हैं, तो बाकी सिटीज क्यों नहीं। जो अगला पॉइंट है वो है एब्यूजिंग रिलेशनशिप। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ में कैसा रिलेशन रखते हैं ये तो आप जानते ही हैं। हम अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट को बार बार हानि पहुंचाते रहते हैं। हम अपने शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए एनवायरनमेंट के लॉन्ग टाइम चीजों को खराब कर देते हैं, जो कि बाद में हम ही को पे करना पड़ जाता है। बट ये चीज कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। शहरों के अंदर पहले ओपन ग्राउंड्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव वाटर था वो उन ओपन ग्राउंड्स में चला जाता था। वहां की मिट्टी उसे सोख के ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज कर देती थी। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो हर जगह कंक्रीट की रोडें बनी हुई है, हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट फैला हुआ है, जिसके कारण उस पानी को जगह ही नहीं मिलती जमीन में एब्जॉर्ब होने की और एज अ रिजल्ट पानी बढ़ जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़े रखते हैं और ट्रीज के लीव्स भी एक नेचुरल अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं और कई सारे रेन ड्रॉप्स अपने पत्तियों पर पकड़ के रखते हैं, जो कि बाद में इवोपरेट हो जाते हैं। ट्रीज के बहुत ज्यादा एक्सेसिव में रूट्स फैले होने की वजह से वो पानी को वहीं से एब्जॉर्ब करती हैं और उनको ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर होने में मदद करती हैं। ट्रीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैं आपको बताती हूँ। अगर कहीं पे ट्री को पानी मिल रहा है तो वो अपने हिस्से का पानी लेने के बाद में बचा हुआ पानी बाकी ग्राउंड में बचे हुए ट्रीज को सप्लाई कर देता है, ताकि उनके भी नीड्स फुलफिल हो। अब हमने क्या किया है, हमने अपने शहरों के अंदर पेड़ ही काट दिए और जो पेड़ है भी उनके आसपास कंक्रीट बिछा दिया है, जिससे कि पानी उनके पास आ ही नहीं पाता है। कई बार रास्ते बनाते टाइम पेड़ों की जड़ों को भी काट दिया जाता है, जिसकी वजह से हाईली स्टॉर्म जैसी कंडीशन के अंदर वो पेड़ जड़ों से उखड़ के बाहर गिर जाते हैं। जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे 10 इंचेस पर आवर पानी एब्जॉर्ब होता है। वहीं पे अगर बात करें ओपन ग्राउंड की, तो ओपन ग्राउंड के अंदर 4 इंचेस पानी एब्जॉर्ब होता है हर घंटे। पेड़ पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर को भी क्लीन करते हैं। अब इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी हम पेड़ तो लगाते नहीं है, उल्टा उनको काटने पे तुले रहते हैं। और इतना ही नहीं, ना तो हमारी सोसाइटी के अंदर कोई ओपन स्पेस होता है और ना ही ज्यादा पेड़ देखने को मिलते हैं। जिधर देखो वहीं कंक्रीट ही कंक्रीट मिलता है, जो कि बाद में बारिश के सीजन में फ्लड देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 30 सालों के अंदर मुंबई ने 42% अपनी ग्रीनरी को लूज कर दिया है। बेंगलुरु और देहरादून अपने लेक्स के लिए जाने जाते थे। ये लेक सिर्फ पानी को कंटेन नहीं करते थे, बल्कि रेन वाटर के एक्सेसिव वाटर को भी कंटेन करने के काम आते थे। ये सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी नहीं थे, बट इनका भी इंपॉर्टेंस हम कहीं याद रख पाए। 1960s के अंदर बेंगलुरु के अंदर 262 लगभग लेक्स मौजूद थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो सिर्फ 10 लेक ऐसी हैं जिनके अंदर पानी है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी लेक्स आखिर गायब कहाँ हो गई? तो ज्यादातर लेक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन बेस्ड कचरा डाल दिया गया। वैसे तो ये सारी लेक्स आपस के अंदर कनेक्ट होती हैं, बट उन कनेक्शंस को भी ब्लॉक कर दिया गया और ज्यादातर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जिनके कारण आज हमें काफी सारे शहरों के अंदर डिजास्टर देखने को मिलते हैं। अगला रीजन है मैनग्रोव्स। ये वीडियो देखिए, ये मैनग्रोव्स हैं।
कोस्टल रीजन्स के अंदर मैनग्रोव्स या फिर वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड उन एरियाज को बोला जाता है जहाँ पे पानी दलदल जैसा होता है। अगर वैसे तो देखा जाए तो इनको लोग वेस्ट ऑफ स्पेस के रूप में ही देखते हैं, बट ये कहीं ना कहीं फ्लड मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फ्लड्स का जो पानी है उसको सिटीज तक आने से रोकता है। मुंबई जैसे सिटी के अंदर पिछले 44 ईयर्स के अंदर 71% वेटलैंड्स गायब हो चुके हैं। भारत 1/3 वेटलैंड्स एग्रीकल्चर या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से पूरी तरह से खो चुका है। इनके अंदर मिट्टी भर के इनको सस्ते रेटों में बेच दिया जाता है, क्योंकि ये वेटलैंड्स एक लो लाइंग एरिया होते हैं और वाटर बॉडी का ही एक पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे पानी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों के घर डूब जाते हैं। वेटलैंड्स और मैनग्रोव्स हमें इन जैसी फ्लड से बचा सकते हैं और इनका इंपॉर्टेंस हमें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब हम इसके थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी बात कर लेते हैं। जब फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। फ्लड के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फ्लड का इम्पैक्ट कम करना और इसे फंड करना, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बट क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पे ध्यान देती है? नहीं। चलिए कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा करना होता है और वापस ग्राउंड तक पहुंचाना होता है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि भारत के अंदर कुछ महीने तो काफी ज्यादा बारिश होती है और फ्लड्स आ जाती है, बट कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होता, पीने तक का पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये भी एक प्रॉब्लम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से सॉल्व हो सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाकी टाइम के लिए भी पानी मिल जाता है। जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसके अंदर पाइप्स के थ्रू पानी उसके अंदर पहुंचाया जाता है, जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। रेन वाटर एक लाइफ चेंजर हो सकता है इन जैसी फ्लड से बचने के लिए। साथ ही में ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। ये चीज आप अपने घरों पे भी कर सकते हो। जो घरों के ऊपर छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसका पाइपलाइन उस पिट से जोड़ के कई जगहों पे ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट की गई और वहां पे एक अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला। आपने न्यूयॉर्क के बारे में तो सुना होगा, वहां पे भी क्राउड के साथ में ओवर पॉपुलेशन है, बट वहां पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, वो है बड़े बड़े गार्डन्स। हर न्यूयॉर्कर एक गार्डन से बस 10 मिनट की दूरी पे रहता है। न्यूयॉर्क के अंदर 2021 के अंदर साइक्लोन की वजह से फ्लड्स आए थे, जिसके बाद अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि वो हर एरिया के अंदर छोटे छोटे गार्डन्स बनाएंगे जो कि पानी को सोक कर सके। न्यूयॉर्क के अंदर 2300 के आसपास ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स को बनाया गया। ये गार्डन्स रेगुलर रोड लेवल से थोड़ा नीचे बनते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो उनमें चला जाए और वो जमीन में एब्जॉर्ब हो जाए और यही पानी फिल्टर होके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि पानी रोड पे नहीं ग्राउंड के अंदर जाएगा। इन गार्डन्स को रेन गार्डन्स भी कहा जाता है और ये ग्राउंड वाटर हमें बाद में बेनिफिट्स देता है। और भी ऐसे कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स का ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन निकाला। क्या इंडिया ऐसा नहीं कर सकता? इंडिया में भी लोगों को ऐसा करना चाहिए। उनको अपनी अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करें और इस प्रॉब्लम को भी बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इन पे भी ध्यान दिया जाए। अब मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, बट आपका इस पे क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।